हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैंने टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में जो इस बुक से प्रश्न पूछे गए हैं उनको शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को आदिकाल के प्रकरण 1 में बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर बाहिरे डोमरी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहे नाड़िया। बुनित काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी कन्हपा, ऑप्शन सी लुइप्पा, ऑप्शन डी ढुमिप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हपा की ये काव्य पंक्तियां हैं। अगर हम लोग कन्हपा के समय की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने कन्हपा का समय संवत 900 के उपरांत बताया है। सरहपा का समय बताया है संवत 690 और लुइपा का समय बताया है संवत 830। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रव्य स्वभाव प्यास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ऑप्शन ए वररुचि, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी माइल धवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइल धवल ने द्रव्य स्वभाव प्यास का साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया है यानी अनुवाद किया है उसका। और ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ है देवसेन का। देवसेन के एक और ग्रंथ का उल्लेख किया है रामचंद्र शुक्ल ने, जो है श्रावकाचार। और ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं वो दोहा में हैं। देवसेन का समय शुक्ल जी ने माना है 990 संवत। अगर हम लोग वररुचि की बात करें तो वररुचि के एक ग्रंथ का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने प्राकृत प्रकाश। पुष्पदंत के 3 ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, उत्तर रामचरित आदि प्राण, उत्तर पुराण और जसहरचर्यु। और ये तीनों ही ग्रंथ जो हैं वो चौपाई में हैं। तो इनके बारे में इतना शुक्ल जी ने अपनी बुक में बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। शुक्ल जी ने नाथों की संख्या 9 मानी है और गुरच्छ सिद्धांत संग्रह ये नाथों का ग्रंथ है। इसमें 9 नाथों के नाम दिए हुए हैं। 9 नाथों के नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। जिसमें से नागार्जुन, चरपट और जलंधर ये 3 जो हैं ये 84 सिद्धों में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, ऑप्शन बी संपत्ति के लूटे जाने पर, ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, ऑप्शन डी अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर खुसरो ने ये दोहा बोला है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्व्याश्रय काव्य की रचयिता हैं। ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी जैनाचार्य मेरुतुंग या ऑप्शन डी विद्याधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमचंद्र द्व्याश्रय काव्य की रचयिता हैं। और अगर हम लोग हेमचंद्र की बात करें तो इनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जो कि पेपर में पूछा भी जाता है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का उल्लेख किया गया है। और जैनाचार्य मेरुतुंग की अगर बात करें तो इनके एक ग्रंथ का उल्लेख किया शुक्ल जी ने, प्रबंध चिंतामणि। और पुष्पदंत को हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य या ऑप्शन डी लोक साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। इसके बारे में शुक्ल जी बताते हैं कि बौद्ध धर्म जब जो था वो वज्रयान में आकर, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में आकर इसका महासुखवाद का प्रवर्तन किया गया था इसमें। और प्रज्ञा और उपाय के योग से इसकी प्राप्ति बताई गई है। महासुखवाद की प्राप्ति जो है वो प्रज्ञा और उपाय के योग से बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए आहट, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी मैथिली या ऑप्शन डी ब्रज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश भाषा की ये रचना है। और ये रचना किसकी है, ये रचना है विद्यापति की। इनकी एक और रचना है कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है। और कीर्ति पताके में तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। प्रशस्ति जिसके आश्रय में विद्यापति रहते भी थे, शिव सिंह की। विद्यापति के संबंध में शुक्ल जी ने ये जो इम्पोर्टेंट कथन है ये पेपर में पूछा जाता है, ये किस इतिहासकार का है। ये बोला है शुक्ल जी ने कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये जो कथन है ये पेपर में देकर पूछा गया था कि ये किस इतिहासकार का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। ऑप्शन ए, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ऑप्शन 2, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ऑप्शन 3, इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। ऑप्शन 4, इनकी पहेलियाँ और मुगरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, सहृदय थे। और 4 है, इनकी पहेलियाँ और मुगरियाँ प्रसिद्ध हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है ये इस वजह से नहीं सही है कि क्योंकि ये यहाँ पे ये अभाव बताया गया है, जबकि जो अमीर खुसरो हैं उनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। हम लोग जब प्रकरण 4 पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे
कि अमीर खुसरो के बारे में ये पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है। ये पहला ही पैराग्राफ है जिससे ये प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो उक्त व्यक्तित्व की प्रधानता थी, अभाव नहीं था, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं। ऑप्शन ए केवल कवित्व के रचयिता, ऑप्शन 2 हिंदी के प्रथम महाकवि, ऑप्शन 3 केवल दोहा और तोमर के रचयिता, ऑप्शन 4 व्याकरण में पारंगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4, हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। और जो चंद बरदाई हैं ये यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं, ये केवल कवित्व के रचयिता नहीं थे। कवित्व, दोहा, तोमर, टोटक, गाहा आदि छंदों के रचयिता थे। यहाँ हम लोग चंद बरदाई के बारे में देख लेते हैं। शुक्ल जी ने चंद बरदाई का समय बताया है संवत 1225 से 1249 और ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी राजस्व हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो शुक्ल जी ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इनके पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 समय सर्ग हैं। इसमें मुख्य छंद है कवित्व यानी छप्पर। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का मुख्य छंद कौन सा है, तो वो कवित्व या छप्पर है। दोहा, तोमर, टोटक, गाहा और आर्या, इस ग्रंथों को चंद के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, घोर अधाणे चंदमणि जिमि उज्जो करई परम महासु एक कणे दुर्य अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? ऑप्शन ए महासुख महासु का तत्सम रूप है, ऑप्शन 2 महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, ऑप्शन 3 प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ऑप्शन 4 महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। सॉरी 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। और ये कथन जो है वो इस वजह से गलत है क्योंकि जो महासुख है वो निर्वाण की प्राप्ति में साधक है, बाधक नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए 3 अवयव ठहराए गए हैं शुक्ल जी के अनुसार, शून्य, विज्ञान और महासुख। इन तीनों के प्राप्ति से ही जो है ये महासुख दशा का निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है इन तीनों की दशाओं से होकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां दी है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। दूसरी पंक्ति है का तरवर पंच बिड़ाल कड़ुआ। फिर तीसरी पंक्ति है कड़ुआ बोल न बोलिस नारी। चौथी पंक्ति है मोरा जोमना नवेलरा भयो है गुलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर बाहिरे तोहरी कुड़िया छड़ी, ये है कन्हप्पा की पंक्ति। का तरुवर पंच बिड़ाल, ये है पंक्ति लुइपा की। और कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, ये पंक्ति है नरपति नाल की और ये पंक्ति है खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए मुनिजीन विजय, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है क्योंकि वे सिद्धों और योगियों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते हैं। और ये कथन बोला है शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 2 में। और शुक्ल जी जैनाचार्यों के ग्रंथों को भी साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते, यानी जैन के जो धर्म संबंधी ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनको भी शुक्ल जी
साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए है पंडिया सल सत्य बखाइण। ऑप्शन बी है 9 लख पातरी आगे नाचे। ऑप्शन सी है 12 बरस लय कुकर जीवे। ऑप्शन डी है बजिन घोर निशान राज चौहान चहोदिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली पंक्ति है सरहपा की, दूसरी पंक्ति है गोरखनाथ की, तीसरी पंक्ति जो है वो है जगनिक की, और चौथी पंक्ति जो है वो है रत्नबरदाई की। और ये जो जगनिक की पंक्ति है 12 बरस ले कुकर जियो, ये परमाल रासो की पंक्ति है। जिसको आल्हा भी बोला जाता है, और ये उत्तरी भारत में गाया जाता है बरसात के दिनों में। और ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है चंद्रबरदाई वाली, बजिन घोर निशान राज। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल वंश कात्यायन का, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या ऑप्शन डी नामवर सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और ये भी प्रकरण ए के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। इसमें मैंने आदिकाल के ही प्रकरण को लिया है क्योंकि आदिकाल हम लोग 3 प्रकरण तक पढ़ चुके हैं उसको, इस बुक को हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 प्रकरण तक पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने केवल आदिकाल के प्रश्नों को ही इसमें लिया है। आगे जैसे जैसे हम लोग बुक को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही सब पुस्तक रचने वालों के योग्य व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी प्रकरण 2, ऑप्शन सी प्रकरण 3, ऑप्शन डी प्रकरण 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकरण 4 में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन बोला है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि प्रकरण भी पंक्तियां देके प्रकरण भी पूछ लिया जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकला था। तो पहले ही ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से नहीं निकला था, पहले ये हिंदी साहित्य के विकास के नाम से निकला था, उसके बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए राहुल वंश कात्यायन ने, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री ने, ऑप्शन सी प्रबोध चंद्र बागची ने, या ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर डी आंसर है इसका हरप्रसाद शास्त्री। ये सारे प्रश्नों को हम लोग मतलब इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इन सबको हम लोग बुक में देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आपको अगर आप लोग देख लेंगे ना तो ये प्रश्न आपको बहुत इजी लगेंगे सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी
चिकित्सा या ऑप्शन डी अहंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहंकार जो है वो पंच विड़ाल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसमें चिकित्सा, हिंसा, मोह और काम, ये हैं पंच विड़ाल के अंतर्गत आते हैं ये 5 तत्व: आलस्य, चिकित्सा, हिंसा, मोह और काम। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी गेय या ऑप्शन डी प्रबंध। सॉरी, इसका उत्तर तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको तब भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गेय। और ये जो बिसल देव रासो जी जो ग्रंथ है ये नरपति नाल्ह का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? ऑप्शन ए नाल्ह सिंह भट्ट, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी हेमचंद्र या ऑप्शन डी शारंगधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगनिक। ये हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं परमाल रासो को। इसके रचनाकार हो जाएंगे जगनिक, और इसको आल्हा के नाम से भी जाना जाता है। और शारंगधर का ग्रंथ है हम्मीर रासो। हेमचंद्र के ग्रंथ हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी उत्थान काल या ऑप्शन डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्य काल के नाम से अभिहित किया है आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने। और गद्य काल का जो समय है वो माना है शुक्ल जी ने 1900 से 1984 संवत। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम हैं? ऑप्शन ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी एक, सुख श्याम गणेश। इस तरीके से आप मिश्र बंधुओं के नाम याद कर सकते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इसका जो मिश्र बंधु विनोद है, इसके जो रचनाकार हैं वो मिश्र बंधु हैं। और मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन जो हुआ था ये 1913 में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है कुल। तो इसके पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है? ऑप्शन ए 1900 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, ऑप्शन डी संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक इसकी अवधि को निर्धारित किया है शुक्ल जी ने। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किया है शुक्ल जी ने। 3 उत्थान काल इसके अंतर्गत रखे हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। जिसमें प्रथम उत्थान की अवधि ये है, द्वितीय उत्थान को माना है शुक्ल जी ने उसका समय 1950 से 1975 तक।
तीसरे उत्थान का समय नहीं दिया हुआ है उसमें। 3 उत्थान को टोटल आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत माने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी राहुल सहस्त्रकात्यायन ने, या ऑप्शन डी मिश्र बंधु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। और ये यहाँ पे प्रारंभिक काल आदिकाल को बोला जा रहा है, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, और आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सहस्त्रकात्यायन ने आदिकाल को बोला है सिद्ध सामंत काल। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। और इन चारों के बारे में ये पूछा जाता है कि किसने क्या बोला है आदिकाल को। अब हम लोग देख लेते हैं और राइटरों के बारे में भी। इधर प्रयोक्ता दिए हुए हैं और इधर उनके नाम कि क्या क्या नाम उन्होंने लिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल बोला है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल बोला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल बोला है, पंडित राहुल सहस्त्रकात्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल बोला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल बोला है, सुमन राजे आधार काल। इसमें से ये जो रामचंद्र शुक्ल है ये इम्पॉर्टेंट है। राहुल सहस्त्रकात्यायन का पूछ लिया जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछ लिया जाता है। यानी आदिकाल को आदिकाल किसने बोला है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन ए प्राकृत से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या ऑप्शन डी पाली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से इसका आविर्भाव माना है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। तो प्राकृत की जो अवस्थाएं मानी गई हैं वो 3 अवस्थाएं मानी गई हैं प्राकृत की। पहली है पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी अवस्था है अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 28 है, 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा ने, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल राम शंकर शुक्ल रसाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियां बोली हैं, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसकी भूमिका के अंतर्गत ये उन्होंने ये कहा है। मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जब बुक को पढ़ाया तब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उन लोगों को ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सरल लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने बोली है और इस इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के अंतर्गत ये पंक्ति बोली है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन का, ऑप्शन बी मिश्र बंधु,
ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो आज मैंने केवल 30 ही प्रश्नों को लिया है। दूसरी वीडियो में हम लोग इसके और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।